हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन एक आपका कंप्लीट सब्जेक्ट की मैंने प्लेलिस्ट जो है मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। सभी चैप्टर्स के डिटेल में कंटेंट भी उसमें मैंने प्रोवाइड कर दिया है, वेरी शॉर्ट वो सब्जेक्ट आपका एकदम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आप लोग उसको देख सकते हो मेरी प्लेलिस्ट में जाके। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ग्रोइंग अप एज अ लर्नर। ये आपका अनदर सेकंड सब्जेक्ट है। इसकी हम यूनिट फर्स्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं, जिस यूनिट का नाम है साइकोलॉजी एंड लर्नर। ठीक है, आज हम साइकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं कि साइकोलॉजी होती क्या है। ठीक है, किस किस आपके साइंटिस्ट ने, किस किस स्कॉलर ने आपकी डेफिनेशन दी। ठीक है ना, और एक पूरी जर्नी साइकोलॉजी की किस तरीके से रही उसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो एंड तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं सेशन। ओके, देखो, जो साइकोलॉजी है इसकी डेफिनेशन का डेवलपमेंट जो है वो आपका, उसकी जो जर्नी है ना वो बहुत लंबी और बहुत ही जिगजैग रही है। ठीक है ना, तो कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपकी साइकोलॉजी की डेफिनेशंस हैं आपकी, तो ये कुछ वेरियस स्टेजेस से होके गुजरी हैं। तो वो स्टेजेस कौन कौन सी है पहले हम उनको देखते हैं। ठीक है, तो पहली आती है साइंस ऑफ सोल, यानी कि पहले साइकोलॉजी को जो है फिलोसफी की ही ब्रांच माना जाता था। आज के टाइम पे तो फिलोसफी एक अलग फील्ड है और साइकोलॉजी एक अलग फील्ड है, लेकिन पहले के टाइम पे साइकोलॉजी को फिलोसफी की ही एक ब्रांच माना जाता था। ठीक है, और इसको जो है बोला जाता था साइंस ऑफ सोल। साइकोलॉजी को बोला जाता था पहले साइंस ऑफ सोल, यानी कि साइकोलॉजी क्या है, एक तरीके से जो आत्मा है, जो परमात्मा है, ठीक है ना, उसका अध्ययन करना। ये साइकोलॉजी उस टाइम पे पहले बोली जाती थी। फिर जो कुछ स्कॉलर्स थे आपके, जैसे कि आपके प्लेटो हैं, आपके अरिस्टोटल हैं, ये लोग मानते थे कि सोल एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और इन्होंने इस तरीके से डिफाइन करा था साइकोलॉजी की, कि साइकोलॉजी में आप देख सकते हो कि जो साइके है ये आपका एक लेटेंट वर्ड है जिसका मतलब ही होता है सोल, और जो लोगस है इसका मतलब होता है साइंस। तो इसी वजह से उन्होंने इसको साइंस ऑफ सोल कह दिया। जैसे कि आपके एरिस्टोटल हैं, प्लेटो है। ठीक है, तो ये दो आपके कुछ मेन ऐसे स्कॉलर्स थे जिन्होंने साइकोलॉजी को एज ए साइंस ऑफ सोल बताया। लेकिन आगे चल के ये थ्योरी इतनी काम चली नहीं। ठीक है ना, क्योंकि क्या कहते हैं, सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दिया था कि सोल क्या होती है, व्हाट इज सोल। ठीक है ना, कि इसी वजह से जो है फिर ये जो डेफिनेशन दी थी उन्होंने, ये आपकी इनएडिक्वेट रह गई थी, अनसेटिस्फैक्टरी थी। तो उसके बाद फिर साइकोलॉजी को साइंस ऑफ माइंड माना जाने लगा, कि जो साइकोलॉजी है वो आपकी क्या है, साइंस ऑफ माइंड है। लेकिन इसमें भी दिक्कत क्या आई, कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला था कि भाई माइंड क्या होता है, क्या हम इसको साइंटिफिकली स्टडी कर सकते हैं। ठीक है ना, किस तरीके से हमारा ब्रेन फंक्शन करता है, क्या हम इसको लेबोरेटरी में स्टडी कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से रेज करे गए थे जिनका आंसर एक एडुकेट मैनर में नहीं था जब हमने साइकोलॉजी को साइंस ऑफ माइंड बोला था। ठीक है, इसमें मैंने जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है उनके बारे में मैंने थोड़ी एक्सप्लेनेशन दे दी है। जो पॉइंट है कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसकी मैंने सिर्फ हेडिंग लिख दी, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो इसी वजह से साइकोलॉजी को जो है साइंस ऑफ माइंड जो बोला जाता था वो डेफिनेशन भी आपकी फेल हो गई। ठीक है ना, फिर इसको साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस बोला जाने लग गया। जैसे कि हमें पता है कि जो हम इंसान है, हम क्या है, कॉन्शियस बीइंग है। हमारे अंदर एक जैसे हम कहते हैं कि हमारे अंदर आत्मा है जिसकी वजह से हम लोग जीवित हैं। जब आत्मा नहीं होती शरीर से तो हम लोग फिर जीवित नहीं हो पाते हैं। तो मैन क्या है, कॉन्शियस बीइंग है, और इस कॉन्शियसनेस की वजह से ही वो एनवायरनमेंट से रिएक्ट करता है। ठीक है, तो ये जो रिलेशनशिप होता है एक्शन रिएक्शन का और कॉन्शियसनेस का, इसको ही इन्होंने साइकोलॉजी बोला। वाउंड हो गए, जेम्स हो गए, ये कुछ दो आपके स्कॉलर्स हैं जिन्होंने साइकोलॉजी का एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस बोला। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ कि ये भी आपकी डेफिनेशन नहीं चली इतनी ज्यादा। क्यों क्यों क्योंकि देखो,
एक तो क्या था कि जो बोला गया था वाउंड और जेम्स के द्वारा कि साइंस जो साइकोलॉजी है वो क्या एक साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस है, तो इसका कोई इम्पैक्ट उसके बिहेवियर पे नहीं था ना। और इसके इसके तहत ये लोग इसका नेचर को भी डिफाइन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि देखो कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है, हम लोग क्या कहते हैं कि तुम कॉन्शियस हो इस चीज को लेकर, मतलब कि यू आर अवेयर ऑफ दैट थिंग और नॉट, ठीक है ना, कि हमारे आसपास सराउंडिंग में क्या चल रहा है उसके बारे में आप अवेयरनेस होना, वो कॉन्शियसनेस कहलाता है। तो इसी की साइंस को ही इन्होंने साइकोलॉजी बोल दिया था। तो जो कॉन्शियस है इससे हमारा जो है उस पे बिहेवियर पे कोई इतना खास इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो ये आपकी जो थ्योरी थी ये भी कुछ ज़्यादा दिन नहीं चली, और सबसे बड़ा रीज़न तो यही था कि हम जो है इसकी मदद से जो है ना हम साइकोलॉजी का नेचर नहीं डिफाइन कर पा रहे थे, ठीक है ना। आप लोगों ने सुना होगा कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है ना। तो जो कॉन्शियस सबकॉन्शियस इस तरीके के जो काम होते हैं ये माइंड के होते हैं, है या नहीं। तो ये हम डायरेक्टली नहीं कह सकते कि ये इसका डायरेक्ट रिलेशन कोई बिहेवियर से है हमारे। कॉन्शियस सबकॉन्शियस का सारा लिंक तो माइंड से होता है, ठीक है ना। तो इसी वजह से इसका कोई इम्पैक्ट नहीं था कॉन्शियस का बिहेवियर पे, जब उन्होंने बाद में स्कॉलर्स ने साइंटिस्ट ने जब इसको थोड़ा और गहराई में जाके अध्ययन करा इसके ऊपर, ठीक है। और हम इसके बिहाफ पे जो है हम साइकोलॉजी का नेचर भी डिफाइन नहीं कर पा रहे थे, तो ये थ्योरी भी आपकी ज्यादा टाइम नहीं चली। फिर लास्ट में इसको साइंस ऑफ बिहेवियर कह देगा, क्योंकि बिहेवियर पे इसका इम्पैक्ट नहीं था तो इन्होंने साइंस ऑफ बिहेवियर कह दिया, ठीक है। 20th सेंचुरी में आपका जो साइकोलॉजी है इसको साइंस ऑफ बिहेवियर बोला गया। लेकिन फिर आपका क्या हुआ कि फिर हुआ क्या कि आपकी ये जो थ्योरी थी ये थोड़ी बहुत सबको समझ में आने लगी कि हाँ जो वाकई में जो साइकोलॉजी है वो क्या है, एक साइंस ऑफ बिहेवियर है। कि भाई साइकोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, जो आदमी का बिहेवियर होता है उसी को ही तो हम लोग एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। आज हम लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो इतने कितने तरीके के साइकोलॉजिस्ट होते हैं, है नहीं। कोई हमारा माइंड रीडिंग कर लेता है, ठीक है ना। तो वो हमारे बिहेवियर से ही तो पता पाता है कि हाँ इस बच्चे को ये दिक्कत है, ये इस बारे में ज़्यादा थिंकिंग कर रहा है। तो वो लोग किस वजह से बता पाते हैं, हम लोग के बिहेवियर को देख के बता पाते हैं ना। तो फाइनली जो आपका साइकोलॉजी है इसको साइंस ऑफ बिहेवियर जो है आपका बोला गया कि जो हम लोग, ठीक है, क्योंकि जो हम लोग का बिहेवियर होता है वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से उस पे इन्फ्लुएंस होता है। जैसे कि मान लो हम कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है ना, चाहे हमारा फिजिकल एक्शन हो, चाहे हम इमोशनल प्रोसेस क्या कर रहे हैं, हमारा क्या फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है ना, क्या हम सोच रहे हैं, क्या हम सराउंडिंग से कंसीव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें हमारे बिहेवियर में ही आती है, किस तरीके से हम एक्ट करते हैं और किस तरीके से किसी चीज़ पर रिएक्ट करते हैं, तो ये सब चीज़ें हमारे बिहेवियर में ही आती हैं, ठीक है। तो फिर साइकोलॉजी को जो है साइंस ऑफ बिहेवियर माना जाने लगा, ठीक है। अब देखो वुडवर्थ ने एक साइकोलॉजी की जो ये जर्नी थी ना इसको कुछ एक आयरनिक वे में इसको डिस्क्राइब करा उन्होंने, ठीक है ना, कि वो किस तरीके से इसकी जर्नी आपकी सोल से बिहेवियर तक गई, इतनी स्टेजेस से वो गुजरी। तो उसको उन्होंने एक आयरनिक स्टेटमेंट के थ्रू डिस्क्राइब करा है वुडवर्थ ने। आयरनिक स्टेटमेंट आप लोग जानते हो ना, आयरनिक किसे बोलते हैं, कि इस तरीके से कहना कि वो थोड़ा हंसी मजाक सा भी लगे और बात भी कह दी जाए, ठीक है। तो जैसे कि फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इज सोल, क्योंकि पहले साइकोलॉजी को साइंस ऑफ सोल बोला जाता था, तो उन्होंने बोला कि साइकोलॉजी ने अपनी पहले तो सोल खो दी, फिर उसके बाद साइंस ऑफ माइंड कहा जाने लगा, फिर साइकोलॉजी ने अपना माइंड भी खो दिया, फिर इसको कॉन्शियसनेस कहा जाने लग गया था, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो साइकोलॉजी ने फिर आगे चल के इसने अपना कॉन्शियसनेस खो दिया। इट स्टिल हैज बिहेवियर ऑफ सोल, लेकिन बिहेवियर आज भी इसका जिंदा है नहीं। साइकोलॉजी को क्योंकि हम साइंस ऑफ बिहेवियर ही बोलते हैं तो बिहेवियर इसका आज भी, तो इसको इन्होंने ना थोड़ा ह्यूमर वे में इन्होंने थोड़ा कहते हैं मजाक मूड में, थोड़ा सार्कास्म वे में इन्होंने थोड़ा आपको यहाँ पे एक जर्नी इन्होंने एक्सप्लेन करी। वुडवर्थ ने बोला कि साइकोलॉजी फर्स्ट लॉस्ट इज सोल, देन लॉस्ट इज माइंड, देन लॉस्ट इज कॉन्शियसनेस, लेकिन बिहेवियर अब भी है इसका, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने थोड़ा सार्कास्म वे में इन्होंने इस डेफिनेशन जो जर्नी थी साइकोलॉजी को उसको इन्होंने इस स्टेटमेंट के थ्रू उन्होंने डिस्क्राइब करा, ठीक है। सो ये चीज आपको समझ में आई होगी ना। अब देखो कुछ ऐसे तो देखो बहुत सारे डेफिनेशंस हैं साइकोलॉजी की, ठीक है ना, तो मैंने आपको यहाँ पे दो दी हैं जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
आप लोग के पास बुक है तो आपको जो इजी लगे आप वो डेफिनेशन याद कर सकते हो, क्योंकि डेफिनेशन बहुत सारी है, ठीक है। तो स्किनर के हिसाब से जो साइकोलॉजी है वो डील करती है विद आवर एक्शंस टू एवरी काइंड ऑफ सिचुएशन, कि हम कैसे भी सिचुएशन क्यों ना हो, हम किस सिचुएशन पे किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, साइकोलॉजी उसको देखती है ना। डेट लाइफ प्रेजेंट सिचुएशंस जो हमारे सामने आती हैं, ठीक है। बाय रिस्पॉन्स ऑफ बिहेवियर इज मीट ऑल फॉर्म्स ऑफ रिएक्शन, एडजस्टमेंट, एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंसेस, ठीक है। ऐसी एक सीवी गुड ने भी एक डेफिनेशन दी है साइकोलॉजी की, कि साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ द एडजस्टमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म स्पेशली द ह्यूमन ऑर्गन टू चेंजिंग द वर्ल्ड। जैसे जैसे इन्वायरमेंट, हमारा आसपास का वातावरण चेंज होता रहता है, हमारा सराउंडिंग चेंज होता रहता है, तो उस हिसाब से हम लोग अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, तो वही क्या है, साइकोलॉजी है, ऐसा इन्होंने बोला, ठीक है। ऐसे बहुत सारी डेफिनेशन है। ऐसा देखो, एक आपके मैकडोगल है, इन्होंने भी बोला था कि जो साइकोलॉजी है ये क्या है, ये एक पॉजिटिव साइंस है आपकी ऑफ कंडक्ट एंड बिहेवियर। कंडक्ट का मतलब होता है वैसे तो आपका बिहेवियर, व्यवहार, कंडक्ट एंड बिहेवियर, ठीक है। कंडक्ट का भी यही मतलब होता है। तो एम मैकडोगल ने भी बोला था कि साइकोलॉजी का एक पॉजिटिव साइंस ऑफ कंडक्ट एंड बिहेवियर। तो ऐसे बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, तो आपको जो इंपॉर्टेंट लगती है, जो इजीली लर्न हो सके, आप वो लिख के आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। ऐसे देखो, आपका एक थॉलस करके एक स्कॉलर थे, थॉलस, ये ओ यू है, ठीक है। थॉलस करके एक स्कॉलर, तो उन्होंने बोला था कि साइंस साइकोलॉजी क्या है, ये भी एक पॉजिटिव साइंस है ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर, ऐसा इन्होंने बोला था, ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर, ये ऐसा इन्होंने बोला था साइकोलॉजी के बारे में, ठीक है ना। ऐसा ही आपके एक आपके हैं ये पिल्स बुरी हैं, इन्होंने बोला था कि साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है ना। ये भी इन्होंने बात बोली, साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। जब हम इस तरीके से एग्जाम में थोड़ी बहुत साइकोलॉजी की डेफिनेशन दे के, ठीक है, और उसके बाद हम कुछ स्कॉलर्स की दी हुई डेफिनेशंस को लिख देते हैं हाईलाइट करके, तो थोड़ा अट्रैक्टिव सा लगता है एग्जाम में, ठीक है ना। कि भाई आपसे कोई पूछेगा कि साइकोलॉजी के ऊपर लिखो, तो भाई साइकोलॉजी की थोड़ी बहुत जर्नी बता दो इन शॉर्ट में, कि कितनी इन 3-4 स्टेजेस से वो होके गुजरी उसकी डेफिनेशन, उसके बाद स्कॉलर्स ने फाइनली साइकोलॉजी को किस तरीके से डिफाइन करा, आप एक आध स्कॉलर की वो डेफिनेशन मेंशन कर दो, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम नेचर ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। तो साइकोलॉजी क्या है, ये एक प्रोसेस है। साइकोलॉजी हेल्प करता है आपकी डेवलपमेंट में, कीपिंग इन व्यू द सोशल नीड्स, ठीक है। तो जो साइकोलॉजी है, हमारे आसपास की जो सोसाइटी है, जो सराउंडिंग है, उसकी नीड के अकॉर्डिंग हमें डेवलप करता है, हमें एडजस्ट करने में सहायता करता है, ठीक है। तो ये क्या है, प्रोसेस है, ठीक है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये आपका क्या है, साइकोलॉजी एक डायनामिक प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जो प्रोसेस है साइकोलॉजी का, ये कभी खत्म नहीं होता, ठीक है। जो प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है, जो इंडिविजुअल होता है वो अपने आप को समझता है, ठीक है ना। जितना वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जितना वो सीख सकता है, उतना वो सीखने की कोशिश करता है, ठीक है। अब जो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने एटीट्यूड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, कंटिन्यू स्ट्रगल करता रहता है कि वो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में किस तरीके से अपने आप को एडजस्ट करे। तो इससे क्या होता है कि उसकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी क्या होती है, बिल्डअप होती है, वो डेवलप होती है। तो ये क्या है, कंटिन्यूस प्रोसीजर। भाई देखो, आज हमने जन्म लिया है, हम बचपन से लेके बड़े होने तक कुछ ना कुछ अपनी सराउंडिंग से सीखते ही रहते हैं, ठीक है ना। भाई बच्चा होता है, वो अपने आसपास के लोगों को देख के सीखता है कि अच्छा ये भी कुछ चीज है, ये स्विच ऐसे खोलो तो ऐसे खुलता है, ऐसे करो तो बंद होता है। तो वो हर चीज ऑब्जर्व करता है, क्योंकि उसके लिए हर चीज नहीं होती है। हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे हम सराउंडिंग से कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, ठीक है। और सराउंडिंग के हिसाब से अपने आप को फिर देखो एडजस्ट भी करते हैं, ठीक है ना। तो साइकोलॉजी क्या है, इसी चीज की स्टडी है। और क्या कहते हैं कि ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये कभी खत्म नहीं होता, ठीक है। क्योंकि अगर हम किसी आदमी की साइकोलॉजी पढ़ने की बात करें, तो हम उसका बिहेवियर ही तो पढ़ने की कोशिश करते हैं, कि उसकी क्या, उसकी इंटरेस्ट है, किस तरीके का माइंडसेट वो रखता है, किस तरीके की सोच वो रखता है। तो यही सब चीजें ही हम ऑब्जर्व करते हैं। अगर हमें किसी इंसान के, अगर हमें साइकोलॉजी के बारे में पता लगाना है कि इसकी साइकोलॉजी क्या है, इसका माइंडसेट कैसा है, ठीक है ना। रिलेशन विद लाइफ, जो साइकोलॉजी है ये आपकी फॉर्मली चाहे इनफॉर्मली
कहीं ना कहीं इसका रिलेशन लाइफ से भी है, क्योंकि हम लोग लाइफ एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं, ठीक है ना, चाहे वो फॉर्मल तरीके से करें चाहे इनफॉर्मल तरीके से क्यों ना करें। फॉर्मल तरीके से हो जाता है कि भाई हम अपने स्कूल में किस तरीके से एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं, ठीक है। इनफॉर्मल तरीके से हो जाता है कि हम अपने फ्रेंड्स रिलेटिव से किस तरीके से किस तरीके के एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं, तो वो आपका इनफॉर्मल मैनर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल लिंक आपका लाइफ से भी है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ कैपेसिटीज, ये तो हमने देखो अभी पढ़ा कि जब हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं कि किस तरीके से हम सराउंडिंग में अपने आप को ढाल सके, एडजस्ट कर सके, तो इससे क्या होता है हमारी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बढ़ती है। तो इस तरीके से हमारी कैपेसिटीज डेवलप होती रहती हैं, क्योंकि जो इंडिविजुअल होता है वो हर एंगल से जितनी अपनी कैपेसिटी को मैक्सिमाइज कर सकता है वो पूरी कोशिश करता है, एक्सपीरियंसेस गेन करने की, कुछ नया सीखने की, ठीक है ना। तो साइकोलॉजी जो होती है ये जोर डालती है ऑन अ कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द पॉसिबिलिटीज जो आपकी प्रेजेंट है उस इंडिविजुअल में, मतलब कि जो हमारे अंदर काबिलियत प्रेजेंट है हम इंसानों में, जो हमारे अंदर कैपेसिटीज प्रेजेंट है उसको और डेवलप करने की पूरी कोशिश करती रहती है, ठीक है। जैसे जैसे मान लो हमने देखा कि अच्छा ये लाल चीज है ये सेब होती है, बच्चे ने दिमाग में बिठा लिया। अब अगले दिन बच्चे ने देखा कि लाल अनार दिखाया उसे, तो उसने उसको भी सेब बोल दिया कि ये तो लाल चीज है, इसका मतलब ये तो सेब है। फिर उसने जो नॉलेज उसने गेन करी थी फर्स्ट डे, फिर उसने उसको अपडेट करा कि नहीं हर लाल चीज सेब होना जरूरी नहीं है, ये लाल चीज इस तरीके से इस शेप में है तो ये लाल चीज सेब है, और इस शेप में है तो ये अनार है, ठीक है ना। आप समझ रहे हो ना, जैसे जैसे हम सराउंडिंग के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते हैं, नए नए एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं, वैसे वैसे हम अपनी नॉलेज को भी अपडेट करते रहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम कंप्यूटर में कुछ टाइप करते हैं, गलती हो जाती है तो उसको वही ठीक कर देते हैं, तो वही चीज है कि वैसे वैसे हम अपनी नॉलेज को भी जो माइंड में स्टोर होती है उसको अपडेट करते रहते हैं, ठीक है ना। तो इससे हमारी जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो और आपके बढ़ते चले जाते हैं, कैपेसिटीज बिल्डअप होती चली जाती है, आपकी क्वालिटीज स्किल्स आपकी डेवलप होती चली जाती है, ठीक है। सेल्फ रियलाइजेशन में भी ये हमारी हेल्प करता है, ठीक है। इंडिविजुअल असिस्टेंट जो साइकोलॉजी है ये इंडिविजुअल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है। कैसे? साइकोलॉजी के थ्रू जो है जो इंडिविजुअल है वो अपना खुद का पर्सनल डेवलपमेंट पे फोकस कर सकता है, क्योंकि साइकोलॉजी एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। तो ये एक प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन असिस्टेंस। टास्क ऑफ अ ट्रेन्ड पर्सन, साइकोलॉजी जो है भाई जो साइकोलॉजी है ये इसके लिए बहुत ही ट्रेंड पर्सन चाहिए होते हैं। अब जैसे बड़े बड़े काउंसलर्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ट्रेंड पर्सन होते हैं, तो ये हर किसी के बस का काम नहीं है जो लोग वो करते हैं। उनके पास कुछ टेक्निक्स होती है, कुछ ऐसी स्किल होती हैं जिससे वो किसी की साइकोलॉजी के बारे में पता लगा पाते हैं, ठीक है ना। हर किसी के पास नॉलेज नहीं होती है इन चीजों की भी, ठीक है ना। तो वो बहुत ही ट्रेंड पर्सन होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जैसे काउंसलर्स होते हैं, ठीक है ना। तो जो साइकोलॉजी है ये एक स्किल इन्वॉल्व प्रोसेस है, ठीक है ना। वाइड स्कोप है साइकोलॉजी का, स्कोप बहुत वाइड है इसका, बहुत तरीके की साइकोलॉजी होती है आपकी, जनरल, एबनॉर्मल, ह्यूमन, एनिमल, प्योर, अप्लाइड, चाइल्ड, सोशल, एजुकेशनल, साइकोलॉजिकल, इंडिविजुअल, एक्सपेरिमेंटल, बहुत तरीके की साइकोलॉजी होती है। तो ब्रांच तो बहुत सारी हैं इसकी, और इसमें हम ज़्यादातर क्योंकि हम लोग बीएड कर रहे हैं तो हम लोग एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि आपका जनरल साइकोलॉजी से जो आपका जनरल बिहेवियर होता है ह्यूमन बीइंग्स का, हम उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। एबनॉर्मल साइकोलॉजी में क्या होता है कि हम लोग जो एबनॉर्मल बिहेवियर होता है ह्यूमन बीइंग्स का उसको स्टडी करते हैं, कि उसकी पर्सनैलिटी के थ्रू हम ये कोशिश करते हैं जानने की कि क्या एबनॉर्मेलिटीज उसके अंदर है, ठीक है ना। ह्यूमन साइकोलॉजी में हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं। एनिमल साइकोलॉजी में हम लोग एनिमल्स के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। प्योर साइकोलॉजी में क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि ये जो ब्रांच है साइकोलॉजी की, इसमें हम साइकोलॉजी के जितने भी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स होते हैं ना, हम उनको ऊपर स्टडी करते हैं। जितनी भी आपकी जनरल थ्योरीज होती हैं उनके ऊपर हम स्टडी करते हैं, ठीक है। अप्लाइड साइकोलॉजी में क्या होता है कि हम उन प्रॉब्लम्स के ऊपर स्टडी करते हैं जो हमारी नीड्स के अकॉर्ड, जो हमारी नीड्स से रिलेटेड होती हैं, जो हम ह्यूमंस की नीड्स से रिलेटेड होती है प्रॉब्लम्स, हम उनके ऊपर स्टडी करते हैं, ठीक है ना। जो हमारी
प्रैक्टिकल नॉलेज से रिलेटेड होती है, उसके ऊपर हम स्टडी करते हैं। ठीक है, चाइल्ड साइकोलॉजी में हम जो बच्चा होता है उसके बिहेवियर, उसके डेवलपमेंट, उसके हैबिट्स, उन सब के ऊपर स्टडी करते हैं। उसका फिजिकल प्रोसेस कैसा है, उसका मेंटलिंग प्रोसेस कैसा है, उसके ऊपर। ठीक है, इमोशनल सोशल डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है, उन सब के ऊपर स्टडी करते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम लोग जो है आपका जो एजुकेशनल प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए हम एजुकेशनल साइकोलॉजी की तरफ भागते हैं। फिजियोलॉजी साइकोलॉजी में क्या होता है कि जो एक्टिविटीज हमारे मेंटल एक्टिविटी से रिलेटेड होती हैं या जो फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड होती हैं उसको हम देखते हैं इसमें, जो क्योंकि देखो कहीं ना कहीं मेंटल एक्टिविटीज हमारी फिजिकल एक्टिविटी से ही रिलेटेड होती हैं। तो इस केस में जो हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज को स्टडी करते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल साइकोलॉजी में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, ये एक ऐसी ब्रांच है जहाँ पे हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम स्टडी करते हैं। देखो इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है कि भाई ये बच्चा तो बहुत होशियार है, ये बच्चा तो बहुत तो वीक है, ये बच्चा बहुत जल्दी सीख लेता है चीज़ों को, ये बहुत धीरे से सीखता है। तो ये जो साइकोलॉजी होती है ना कि आखिर इस बच्चे में ऐसी क्या कमी है कि जो इतना धीमा सीख पाता है ये, ठीक है ना, या तो इसका माइंड स्लो है, प्रोसेसिंग स्लो है, जो भी कुछ है, तो वो चीज़ इंडिविजुअल डिफरेंसेस में आती है। आगे हम पढ़ेंगे भी इसके बारे में, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट में। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में इसमें क्या होता है कि हम लोग जो ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर होता है, जो उसके एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसको थोड़ा और साइंटिफिकली स्टडी करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम एक कंट्रोल्ड सर्कमस्टांसेस में ह्यूमन का बिहेवियर को नोटिस करते हैं। ठीक है ना, तो सब साइकोलॉजी का अपना अपना यूज है। ठीक है, तो जो स्कोप है साइकोलॉजी का वो बहुत वाइड है। कोई भी जरूरतमंद पर्सन है उसको गाइड किया जा सकता है इसमें, चाहे वो किसी भी एज का हो, चाहे वो किसी भी इंटरेस्ट का क्यों ना हो। ठीक है, चाहे उसके कैसे भी कैरेक्टरिस्टिक सही, चाहे वो कैसे भी नेचर का सही। ठीक है ना, तो साइकोलॉजी का जो प्रोसेस है ये इस जो साइकोलॉजी है ये बहुत वाइड है। ठीक है ना, इसके आस चारों तरफ आप बाउंड्री से ड्रॉ करते हैं, इतना वाइड स्कोप है साइकोलॉजी का। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एरियाज भी लिखे हुए थे साइकोलॉजी के, कि ये एरिया है, तो और भी कुछ लिख दिए हैं। ठीक है, फिर क्या है, नेचर क्या है साइकोलॉजी का, हेल्पफुल इन एडजस्टमेंट। ठीक है, जो साइकोलॉजी है ये अलग अलग सिचुएशंस में इंसान की मदद करती है एडजस्ट करने में। ठीक है, हेल्पफुल इन डेवलपिंग द एबिलिटी ऑफ सेल्फ साइकोलॉजी, क्यों ये क्या होता है, इससे क्या होता है कि हम लोगों को हेल्प करती है कि हम सेल्फ डिपेंडेंसी अचीव कर सकें बाय सर्चिंग आउट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। कि हम चक्कर क्या है, जैसे मान लो बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी लाइफ में कोई दिक्कतें आई तो वो खुद से ही सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो इससे क्या होता है, सेल्फ डिपेंडेंसी स्किल्स हमारे अंदर डेवलप होते हैं ना, कि हम खुद पे डिपेंड है, हम अपनी समस्या का समाधान खुद निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी सेल्फ डिपेंडेंसी अचीव करने में भी सहायता करती है। ठीक है, नो इम्पोजिशन ऑफ वंस व्यू पॉइंट। देखो हम अपने विचार किसी और के ऊपर थोप नहीं सकते। ठीक है ना, तो ये एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है साइकोलॉजी का। ठीक है ना, भाई हम उसको अपनी एडवाइस बेशक दे सकते हैं, उसको अच्छा लगेगा तो एक्सेप्ट करेगा, नहीं लगेगा तो वो डिनाई कर देगा। ठीक है ना, तो ये कंसेप्ट होता है आपका साइकोलॉजी का। ठीक है, साइकोलॉजी जो होती है ये एक ऐसा प्रोसेस नहीं है ऑफ इम्पोजिंग डिसीजंस ऑन अदर्स। ठीक है, हेल्पफुल इन प्रिपेयर फॉर फ्यूचर, कैरियर बनाने में भी ये भाई बहुत मदद करती है। ठीक है ना, साइकोलॉजी एज एन एजुकेशनल सर्विस, भाई है ही एजुकेशनल साइकोलॉजी आपकी एक अलग से इसकी खुद की ब्रांच है। ठीक है, तो जो अभी अभी आपकी एजुकेशन में जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं हम उनको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें भी साइकोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान रहता है। साइकोलॉजी एज ए सब प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, दैट इज ऑफ साइकोलॉजी एज ए सब प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, सपोर्टिंग डिवाइस है। साइकोलॉजी क्या है, ये एक सब प्रोसेस एजुकेशन का एफर्ट्स हम लोग जो डालते हैं बच्चे के ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए, तो कहीं ना कहीं उसमें भी हम साइकोलॉजी को ही देखते हैं। साइकोलॉजी भी कहीं ना कहीं वहाँ पे रिक्वायरमेंट रहती है साइकोलॉजी की। जैसे मैं आपको पढ़ाती थी कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन में, मैं कहती थी कि करिकुलम जो है वो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को फॉलो नहीं करता। कहती थी ना कि एक क्लास में अलग अलग साइकोलॉजी के बच्चे हैं, भाई नर्सरी क्लास की बच्ची है, फर्स्ट क्लास का बच्चा भी उसमें बैठा, तो साइकोलॉजिकल एज वो लोग डिफाइन नहीं करते थे एडमिशन लेने के टाइम पर। तो वही चीज है ये भी। ठीक है ना, कि साइकोलॉजी का एजुकेशन में भी मतलब बहुत रोल है रहता है, बहुत बड़ा रोल रहता है साइकोलॉजी का। ठीक है ना, कि हम किस तरीके से
एजुकेशन को बेटर बना सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका भी एक साइकोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है। साइकोलॉजी एज मोर देन असिस्टेंट, देखो जो साइकोलॉजी है ये मदद तो करती है, ठीक है ना, ये मदद से भी बहुत ज़्यादा और बहुत भी कुछ करती है, इसका स्कोप क्योंकि वो बहुत वाइडर है। तो जो ये आदमी की मदद करती है, जितनी आप प्रेडिक्ट करते हो ना उससे ज़्यादा ये मदद कर सकती है, ठीक है ना। तो इसीलिए लिखा है साइकोलॉजी इज मोर देन असिस्टेंट, ठीक है ना। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या है साइकोलॉजी की। हेल्पफुल है टू एन इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड हिमसेल्फ, ठीक है, सही बात है। हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड अदर इंडिविजुअल्स, दूसरों को भी समझ सकते हैं हम। एजुकेशनल फील्ड में भी मदद करती है, स्पोर्ट्स गेम्स में भी मदद करती है, सोशल फील्ड में भी मदद करती है, ठीक है ना। आपका पॉलिटिकल फील्ड में, इंडस्ट्रियल फील्ड में, मिलिट्री फील्ड में, क्रिमिनल्स को पकड़ने में भी साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। साइकोथेरेपी में भी आपका जो है साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल रहता है, जैसे कि साइकेट्रिस्ट होते हैं आपके, ठीक है ना, जो ट्रीट करते हैं इंडिविजुअल्स को, उनकी मेंटल एबिलिटीज चेक करते हैं। हेल्पफुल है इन एनिमल एंड बर्ड रेयरिंग में, ठीक है ना। साइकोलॉजी आपका क्या कहते हैं कि कुछ जो एनिमल्स हैं, जो बर्ड्स हैं, तो उनके भी जो बिहेवियर होते हैं उनको भी वो स्टडी करती है, मदद करती है। और बहुत सारे फील्ड हैं जिसमें साइकोलॉजी आपकी सहायता करती है, जो जिससे कि हम सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सके और उनके सॉल्यूशन निकाल सके, ठीक है। अब देखो एजुकेशन और साइकोलॉजी में क्या रिलेशनशिप है। देखो एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम क्या कर सकते हैं, पर्सन के बिहेवियर में डिजायर्ड चेंजेस ला सकते हैं, अपनी इच्छा के हिसाब से हम इस बच्चे को ढाल सकते हैं। भाई टीचर के हाथ में ये होता है कि या तो वो बच्चे को संवार देगा, ठीक है ना, या फिर बिल्कुल बेड़ा पार कर देगा उसका। तो भाई टीचर के हाथ में होता है। एजुकेशन एक ऐसी चीज है, भाई बहुत से बच्चे पढ़ के भी ऐसे ही हैं, बहुत से बच्चे पढ़ के देखो कितना अच्छा कम्युनिकेशन करते हैं दूसरों से, कितनी अच्छी उनकी पर्सनालिटी डेवलप हो चुकी होती है, लगता है कि हाँ भाई वास्तव में पढ़ा लिखा आदमी है या नहीं। तो पढ़े लिखे आदमी का जरूरी नहीं कि सिर्फ पढ़ा ही लिखा है, ठीक है ना, कुछ लिखे पढ़े भी होते हैं, ठीक है ना। तो एजुकेशन जो है वो पर्सन के बिहेवियर में चेंजेस लाने का काम करती है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव जो होता है एजुकेशन का वो क्या होता है, टू ब्रिंग डिजायर्ड चेंजेस इन मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स, ठीक है। उसी दूसरी तरफ जो साइकोलॉजी होती है ये क्या होती है, ये एक नॉलेज की ही ब्रांच होती है जो हेल्प करती है ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करने में, ठीक है ना। तो जो आपके BN झा थे, तो इन्होंने बोला कि जो एजुकेशन है उसको साइकोलॉजिकल फाइंडिंग्स के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, फॉर वाट इट डजन हाउ इट इज डन, कि किस तरीके से हमें एजुकेशन दी जानी चाहिए, ठीक है ना, और क्या दी जानी चाहिए, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन आपकी साइकोलॉजी पे भी निर्भर करती है, ठीक है। अब देखो साइकोलॉजी का क्या रोल है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, है ना, और क्या क्या हम चेंजेस ला सकते हैं साइकोलॉजी की मदद से एजुकेशनल फील्ड में, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। एक तो है आपका चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, है ना, कि जो भी आप एजुकेशन प्रोवाइड करें वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, बच्चे के अनुकूल होनी चाहिए, ठीक है ना। बच्चे को समझ में आना चाहिए जो भी क्लास में पढ़ा जा रहा है। पहले टाइम पे तो टीचर को और जो भी सब्जेक्ट मैटर होता था, जो टीचर पढ़ाता था उसको इंपॉर्टेंस ज्यादा दी जाती थी, बच्चे को नहीं इंपॉर्टेंस दी जाती, बस उसको तो बस ये था कि बस तू कैसे करके इसको समझ, इसको याद कर, चाहे उसको समझ में आए ना आए, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे जो हम एजुकेशन देते हैं वो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन देते हैं, जब भी तो हम अलग अलग टीचिंग मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग टीचिंग एक्टिविटीज के थ्रू हम बच्चे को समझाने की कोशिश करते हैं कि बच्चे को समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो एजुकेशन आपकी कैसी होती है, चाइल्ड सेंटर होनी चाहिए। सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस की साइकोलॉजी की मदद से हम लोग जो बच्चे के अंदर एबिलिटीज हैं, क्या उसका इंटरेस्ट है, कितनी उसके अंदर कैपेसिटी है, हम इस चीज को डिटरमाइन कर पाते हैं, ठीक है ना। तो हर बच्चे की अंदर कुछ इनेट पावर्स होती हैं, हर बच्चे के अंदर एक पावर होती है कि खूबी होती है, हर बच्चे के अंदर अपनी अपनी एक खूबी होती है, ठीक है ना। और जिससे हम लोग फ्यूचर पॉसिबिलिटीज का आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ इस बच्चे का कैरियर इस फील्ड में बन सकता है, ठीक है ना। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहते हैं, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, सब में कोई ना कोई डिफरेंस रहता है। तो साइकोलॉजी हमारी मदद करती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करने में, किस बच्चे के अंदर क्या खूबी है, कि उसका कैरियर कि कहाँ पे पॉसिबल है, उस चीज को आइडेंटिफाई करने की पूरी मदद करती है कि इस बच्चे का किस फील्ड में इंटरेस्ट है, क्या उसकी कैपेसिटी है, ठीक है ना, क्या उसके अंदर एबिलिटीज है, वो सब हम लोग
साइकोलॉजी जो है हमारी सहायता करती है इस चीज में, ठीक है। हेल्पफुल इन अटेनमेंट ऑफ एन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, जो आपका हमारा जो हम एजुकेशन ले रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या, एक तरीके से बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट होना, उस वो सोशल एंड इमोशनल वेल बींग रहे, एक है ना। तो साइकोलॉजी कहीं ना कहीं उसमें भी सहायता करती है, बच्चे की कैपेसिटीज डेवलप करती है, अलग अलग सर्कमस्टांसेस में मदद करती है कि वो उन सर्कमस्टांसेस में ढल सके, टैकल कर सके प्रॉब्लम से इजीली, ठीक है ना। ठीक है, तो साइकोलॉजी जो है हेल्प करती है इन द अटेनमेंट ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ डिसिप्लिन, देखो जो साइकोलॉजी है, एक कहावत है ना, स्पेयर द रोड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, ठीक है ना। कहते हैं ना कि स्पेयर द रोड, या स्पेयर द रोड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, ये पुराने जमाने में कहा जाती थी, कहावत है कि अगर बच्चे को अगर हम फिजिकल पनिशमेंट नहीं देंगे ना, तो उसका फिजिकल डेवलपमेंट कहीं ना कहीं सफर करेगा उस बच्चे का, ठीक है ना। तो या तो उसको डंडे से पीट दो या तुम बच्चे को बिगाड़ दो, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, साइकोलॉजी ने भी ये चीज प्रूव करी है कि अगर बच्चा डिसिप्लिन में नहीं होगा तो कहीं ना कहीं उसका डेवलपमेंट जो है वो आपका जो है रुकेगा, उस दिक्कत आएगी उसके डेवलपमेंट में, ठीक है ना। तो बच्चे का डिसिप्लिन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्या कहते हैं कि बहुत सारे रीजंस हो जाते हैं, इम्प्रॉपर प्रेजेंटेशन हो जाती है आपकी नॉलेज की, या मोटिवेशन नहीं मिल पाता बच्चे को जिसकी वजह से वो डिसिप्लिन नहीं रहता है, ठीक है। तो साइकोलॉजी जो है वो जो है एजुकेशन को बहुत ही इस तरीके से इम्पार्ट करने की कोशिश करती है कि हम फिजिकल पनिशमेंट ना दे बच्चे को इतना, ठीक है ना। और उसका जो डर है, उसके अंदर जो डर है उसको हम लव से, मोटिवेशन से, एडमायरेशन से रिप्लेस करें, ठीक है ना। समझ रहे हो ना भाई, अब बच्चों को पीटते रहोगे ना तो बच्चा फिर कहते नहीं हो ढीठ सा होता चला जाता है, ठीक है ना। तो बच्चे को ज्यादा मारना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। या तो फिर बच्चों को तुम मारोगे तो बच्चा भी कहीं ना कहीं बिगड़ता ही चला जाता है, वो कि मैडम का तो काम ही है रोज मारने का, ठीक है ना। तो इस स्पेयर द रोड कहता है ना कि अगर बच्चे वो पहले के जो एशियन टाइम पे जो एजुकेशन दी जाती थी वो तो इसी फिलोसफी पे बेस्ड थी कि इफ चिल्ड्रन आर नॉट फिजिकली पनिश्ड when they do wrong तो their personal development will suffer, पहले के लोग तो ऐसा सोचते थे, ठीक है ना। लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि ये बात ठीक है आपकी कि बच्चा अगर डिसिप्लिन में नहीं होगा तो उसका कहीं ना कहीं डेवलपमेंट सफर करेगा, लेकिन इसके और भी तरीके हैं कि उसको हम बच्चों को किस तरीके से डिसिप्लिन में लाया जा सकता है। फिजिकल पनिशमेंट ही एक मात्र आपका उपाय नहीं है, हम बच्चों को मोटिवेशन दे सकते हैं, ठीक है ना। डर की जगह उस बच्चे के अंदर लव पैदा करो, एडमायरेशन, उस बच्चे की प्रशंसा करो कि हाँ आप आकर आपने अच्छा करा, थोड़ा उसको मोटिवेशन मिलेगा, कल को वो और अच्छा करके आएगा, ठीक है ना। अगर उस बच्चे ने पूरे क्वेश्चन भी अच्छे से सोल्व नहीं करा, मान लो ने पूरा क्वेश्चन का आंसर गलत सोल्व करके दिया आंसर उसको, लेकिन उसके स्टार्टिंग के एक दो स्टेप ठीक थे, तो उस बच्चे की आप थोड़ी बहुत तारीफ करो, कल को वो ये भी सही करेगा, ठीक है ना। तो बच्चे के माइंड के हिसाब से ही तारीफ होते हैं, ये नहीं कि उनने गलत कह दिया तो उनने फिर भी तारीफ कर दी तो कल को फिर वो वैसे ही लिया है। पर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि आज आप उनकी तारीफ करोगे तो कल को वो अच्छा करने की कोशिश करेगा, मुझे मैम के आगे अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। तो हर अलग अलग माइंडसेट के बच्चे होते हैं, सबकी साइकोलॉजी एक जैसी नहीं होती है। तो और भी बहुत तरीके हैं कि बच्चों को लाइन पे कैसे लाया जा सकता है, उनको डिसिप्लिन में कैसे लाया जा सकता है, ठीक है ना। कि आप बच्चों को मोटिवेशन प्रोवाइड करो और कुछ अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करें, ठीक है। फिजिकल पनिशमेंट इज नॉट ओनली ए सॉल्यूशन, ठीक है। रिफॉर्म इन सिलेबस, सिलेबस में चेंजेस लाए जाने चाहिए, ठीक है ना, जो कि आपके चाइल्ड सेंटर्ड हो, ठीक है ना। तो उसमें भी आपका साइकोलॉजी मदद करती है, ठीक है ना। यूज ऑफ ऑडियो वीडियो एड्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिससे कि इफेक्टिव लर्निंग होगी, बच्चा जो है इंटरेस्ट ले पाएगा चीज़ों को पढ़ने में, डिसिप्लिन में भी रह पाएगा, साथ ही साथ उसकी लर्निंग इन्हांस होगी और उस बच्चे के अंदर एबिलिटीज भी डेवलप होंगी, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज उस बच्चे के अंदर डेवलप होंगी, ठीक है। फिर आता है यूज ऑफ मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन टेक्निक्स, इन टेक्निक्स का भी आप लोग जो है यूज करें, तो इससे जो है ओरल एग्जामिनेशन ले लें, ठीक है ना, या रिटन एग्जामिनेशन ले लें, या किसी भी मेजरमेंट टेक्निक्स से जो है आप बच्चे का ये पता लगाने की कोशिश करें कि उसकी कितनी प्रोग्रेस हुई है, ठीक है ना।
पहले के टाइम पे भी देखो यही होता था, ओरल एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन, पहले के टाइम पे भी देखो इवैल्यूएशन एंड मेजरमेंट के तो यही टेक्निक्स होती थी, ठीक है ना। लेकिन साइकोलॉजिस्ट जो है आपको कुछ इस तरीके की टेक्निक्स भी ऑफर करते हैं इवैल्यूएशन के लिए, जिससे हम लोग वाकई में पता लगा पाते हैं कि बच्चे ने कितना अचीव करा है, ठीक है ना, और उसका किस किस में इंटरेस्ट है, उसका इंटेलिजेंस लेवल कैसा है, वो सब चीजें हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये हेल्प करती है इस चीज में भी, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ एन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो है ये भी आपका एक नया सब्जेक्ट ही आ गया है आज के टाइम पे, तो आपका एजुकेशन फील्ड में। तो इस सब्जेक्ट का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, अपनी स्ट्रेटजीज को थोड़ा और डेवलप कर सकते हैं, ठीक है ना। जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, टीचिंग्स को और बेहतर बना सकते हैं, ठीक है ना। चाइल्ड डेवलपमेंट इससे आपका अच्छा होगा। डेवलप सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ एन एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, जो आपके एक्सेप्शनल बच्चे होते हैं, ठीक है ना। एक्सेप्शनल बच्चे कौन से होते हैं, बहुत तरीके के बच्चे होते हैं, कुछ बैकवर्ड बच्चे होते हैं, कुछ जीनियस बच्चे होते हैं, कुछ हैंडीकैप्ड बच्चे होते हैं, कुछ जुवेनाइल्स होते हैं। तो सबकी अपनी अपनी साइकोलॉजी है ना। तो उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने में भी साइकोलॉजी आपका कहीं ना कहीं मदद करती है, ठीक है ना। तो ये आपका रोल था साइकोलॉजी का इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है। अब देखते हैं इन दोनों को मिला के बना आपका एजुकेशन साइकोलॉजी, ठीक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, एक वो ब्रांच है साइकोलॉजी की जहां पे हम लोग इन विच फॉर्म्स ऑफ मैन एंड ऑफिस एजुकेशन आर एनालाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्ट, जहां पे हम उस मैन की एजुकेशन को और उस मैन के बिहेवियर को एनालाइज करते हैं साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के बेसिस पे। जो साइकोलॉजिकल सॉल्यूशंस होते हैं उसकी प्रॉब्लम से रिलेटेड, उसके एजुकेशन की प्रॉब्लम से रिलेटेड उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं और मेथड्स बताते हैं कि किस तरीके से इफेक्टिवली वो उन प्रॉब्लम से ओवरकम कर सकता है। तो वो होता है आपका एजुकेशन साइकोलॉजी। मतलब कि कोई बच्चा है उसको एजुकेशन में जो भी कोई दिक्कत है तो वो हम साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के थ्रू उसकी प्रॉब्लम्स जो एजुकेशन में, तो उसको पता लगाने की कोशिश करते हैं और मेथड्स डिफाइन करते हैं कि किस तरीके से वो ओवरकम कर सकता है। वो होता है आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है। सी स्किनर ने भी एक डेफिनेशन दी थी एजुकेशनल साइकोलॉजी की, कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो utilizes those findings that deal especially with the experiences and the behavior of human beings in educational situation। एजुकेशनल सिचुएशन में उस बच्चे का क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या उसका बिहेवियर रहा, उसको हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं और अगर कोई दिक्कत होती है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो अब एजुकेशनल साइकोलॉजी का नेचर कैसा है, ये भी क्या एक साइकोलॉजी की ब्रांच है, ये एक अप्लाइड साइकोलॉजी है। यस, दिस इज एन अप्लाइड साइकोलॉजी, क्योंकि यहाँ पे हम साइकोलॉजी क्योंकि अप्लाइड साइकोलॉजी में आपका क्या होता था, अप्लाइड साइकोलॉजी में हम लोग क्या करते थे कि जो इसमें मतलब जो प्रॉब्लम्स होती थी हमारी रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ, तो यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम्स है रिलेटेड टू एजुकेशनल फील्ड, ठीक है ना। तो उनको हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है कि अप्लाइड साइकोलॉजी है। इससे क्या होता है, ह्यूमन की जो एजुकेशन है वो इफेक्टिव बनती है, ठीक है। ये आपका सिर्फ फिजिकल और मेंटल फॉल्ट्स को ही स्टडी करता है। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी ये सिर्फ फिजिकल एंड मेंटल फॉल्ट्स जो होते हैं, जो कमियां होती हैं हमारे, उसको ही वो देखता है। फिजिकल में आपका डिसिप्लिन आ जाता है, मेंटल में आपने कितना, आपका आईक्यू लेवल कैसा है, ठीक है, आप किस कैटेगरी वाले बच्चे हो, आप हैंडीकैप्ड हो, बैकवर्ड हो या फिर जीनियस बच्चे हो, ठीक है ना। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के थ्रू हम लोग ये पता लगा पाते हैं। तो दिस इज यूज टू अंडरस्टैंड एंड कंट्रोल द ह्यूमन बिहेवियर एंड टू गिव अ डिजायरेबल डायरेक्शन प्रेडिक्शन, ठीक है। ये एक पॉजिटिव साइंस है। जो प्रिंसिपल्स एंड लॉज हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव, यूनिवर्सल एंड ऑथेंटिक होते हैं एकदम, ठीक है। वो वेरीफाइड है बाय एक्सपेरिमेंट्स, इसके जो प्रिंसिपल्स एंड लॉज है। ये एक पॉजिटिव साइंस है, याट इट इज नॉट ए प्योर साइंस। ये आपकी प्योर साइंस नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स की बात नहीं करते हैं। ये तो सीधी सीधी एक अप्लाइड साइकोलॉजी है, ठीक है ना, अप्लाइड साइंस है ये। तो जो प्रिंसिपल और लॉज जो होते हैं दे आर प्रॉक्सिमली ट्रू, ठीक है। अब देखते हैं साइकोलॉजी और एजुकेशनल साइकोलॉजी में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो साइकोलॉजी तो एक अपने आप में एक इंडिपेंडेंट फील्ड है, ठीक है, लेकिन एजुकेशनल साइकोलॉजी एक ब्रांच है साइकोलॉजी की। ये एक साइंस है, ये एक अप्लाइड साइंस है, ठीक है। जो स्कोप है साइकोलॉजी का बहुत वाइड है, लेकिन इसका स्कोप तो सिर्फ एजुकेशन तक ही सीमित है, बहुत स्कोप इसका नैरो है। ये आपका मैन के बिहेवियर की स्टडी करता है अलग अलग फील्ड में। ये सिर्फ मैन के बिहेवियर की स्टडी करता है, उसमें भी फिजिकल एंड मेंटल फोर्स को स्टडी करता है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल फील्ड में।
जो प्रिंसिपल्स हैं, जो लॉज हैं साइकोलॉजी के, वो आप अलग अलग एस्पेक्ट्स में लगा सकते हो, यहाँ पे यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो प्रिंसिपल एंड लॉज है वो सिर्फ आप एजुकेशन में ही आप यूज कर सकते हो, ठीक। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं इसके, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंस क्या है एजुकेशनल साइकोलॉजी की टीचर्स के लिए। हेल्प करती है ये कि अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, ठीक है। हेल्प करते हैं डिटरमाइनिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ अटेनमेंट ऑफ द एम्स ऑफ एजुकेशन, डिसाइडिंग द स्कोप, ठीक है। हेल्प करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ द करिकुलम ऑफ एजुकेशन, करिकुलम बनाने में हेल्प करती है, किस तरीके से जो एजुकेशन के एम्स हैं हम उनको किस तरीके से अटेन कर सकते हैं, ठीक है ना, तो उनकी पॉसिबिलिटीज़ को बताती है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में हेल्प करती है कि हम किन मेथड्स ऑफ टीचिंग का यूज़ करें, है ना, कौन कौन से मेथड सेलेक्ट करें या ज़रूरत पड़ने पे कौन कौन से मेथड कंस्ट्रक्ट करें अकॉर्डिंग टू बच्चा। हेल्प करती है अंडरस्टैंडिंग द रियल फॉर्म ऑफ अ डिसिप्लिन एंड फ्रीडम एंड टेक्निक ऑफ द अटेनमेंट, ठीक है। हेल्प करती है सॉरी हेल्प करती है ये कि टीचर्स थोड़ा अपने आप को भी समझें, थोड़ा बच्चों को भी समझें, है ना। स्कूल की ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करती है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए। हेल्प करती है मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन में, कैसी कैसी नई नई टेक्निक्स लाई जानी चाहिए जिससे कि हम बच्चों का IQ लेवल वाकई में हम चेक कर सकें। हेल्प करती है स्टूडेंट्स के एजुकेशनल वोकेशनल गाइडेंस भी प्रोवाइड करती है साइकोलॉजी, ठीक है ना। काउंसलर्स होते हैं तो कैरियर काउंसलर्स होते हैं ना, तो वो चीज़ भी प्रोवाइड करती है ये। मोटिवेशन फॉर एजुकेशनल रिसर्च के लिए मोटिवेशन भी देती है। तो ये कुछ एजुकेशन साइकोलॉजी के इम्पोर्टेंस है, ठीक है। आई होप आपको ये साइकोलॉजी टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो मेन चीज़ इसमें क्या थी कि जो साइकोलॉजी है उसकी जो डेवलपमेंट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ अ साइकोलॉजी, इट गोज टू अ वेरियस स्टेजेस। एक जिगजैग जर्नी इसकी रही थी। पहले साइकोलॉजी को साइंस ऑफ सोल माना जाता था, लेकिन उस टाइम पे ये था कि व्हाट इज सोल, ये कोई एक सेटिस्फैक्टरी आंसर किसी ने नहीं दिया था। अरिस्टोटल और प्लेटो जैसे स्कॉलर्स ऐसे थे जो मानते थे कि हाँ सोल एग्जिस्ट करती है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं सोल को डिफाइन नहीं कर पाए थे प्रॉपरली। एक सेटिस्फैक्टरी आंसर वो लोग नहीं दे पाए थे कि सोल होती क्या है, कौन सी वो एंटिटी है जहाँ पे वो सोल एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस के आंसर वो लोग नहीं दे पाए थे। फिर साइंस को हमने बोला था, सॉरी साइकोलॉजी को हमने बोला साइंस ऑफ माइंड, लेकिन उसमें भी जो है हम नहीं बता पाए थे कि माइंड क्या है, किस तरीके से फंक्शनिंग होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस वजह से वो थ्योरी भी आपकी जो है रिजेक्ट हो गई। फिर उसके बाद साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस बोला गया साइकोलॉजी को कि वट एवर यू आर अवेयर ऑफ सराउंडिंग थिंग्स, ठीक है, तो वो क्या होती है, कॉन्शियसनेस होती है। लेकिन कॉन्शियसनेस का हमारे बिहेवियर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कॉन्शियसनेस और बिहेवियर दो अलग अलग चीज़ होगी। हम कॉन्शियस सब कॉन्शियस माइंड जैसे हम बोलते हैं तो उसको कहीं ना कहीं लेना देना माइंड से होता है, बिहेवियर से नहीं होता, ठीक है। फिर उसके बाद साइंस को बिहेवियर कहा जाने लगा, ठीक है। साइंस को बिहेवियर बोला जाने लगा, उसके बिहाफ पे ही फिर आपके जो स्कॉलर्स थे उन्होंने साइकोलॉजी की डेफिनेशन दी। कुछ ने इसको बोला साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, कुछ ने इसको बोला साइंस ऑफ कंडक्ट एंड बिहेवियर, ठीक है ना। तो ये कुछ डेफिनेशंस आपकी इन स्कॉलर्स ने दी। फिर नेचर की बात करी साइकोलॉजी की कि साइकोलॉजी क्या एक प्रोसेस है, प्रोसेस भी कैसा है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, लाइफ से भी लिंक रहता है ना। डेवलपमेंट होता है इसके थ्रू कैपेसिटीज़ का इंडिविजुअल के अंदर, ठीक है। इंडिविजुअल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है, हेल्प करता है सेल्फ रियलाइजेशन में, सेल्फ डिपेंडेंसी में, ठीक है ना। और ये क्या है, एक किसी बच्चों का खेल नहीं है, और ना ही ये क्या कहते हैं सभी पर्सन्स के अंदर इतनी एबिलिटी, ठीक है ना। तो इसके लिए तो एक ट्रेंड पर्सन्स होते हैं, जैसे आपके साइकोलॉजिस्ट हो गए, काउंसलर्स हो गए, ठीक है ना। तो एक स्किल्ड नॉलेज की इसके लिए ज़रूरत होती है, जो एक टेक्निक की ज़रूरत होती है। तो ये क्या है, एक स्किल्ड इन्वॉल्व प्रोसेस है, एक टेक्निकल टास्क है, ये हर कोई नहीं कर सकता इसको, ठीक है ना। स्कोप बहुत वाइड है इसका, ठीक है ना। कितनी सारी ब्रांचेस हैं साइकोलॉजी की कि किसी भी ज़रूरत, कोई भी नीडी पर्सन हो उसको हम गाइड कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी एज का हो, चाहे वो किसी भी इंटरेस्ट का हो, ठीक है ना, किसी भी नेचर का, सही, ठीक है। एडजस्टमेंट में हेल्प करती है अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग, ठीक है। हेल्प करती है हमारे अंदर एबिलिटीज़ डेवलप करने में, ठीक है ना। और क्या कहते हैं कि साइकोलॉजी का एक ख़ास अपना नियम है कि हम अपने व्यू पॉइंट को किसी के ऊपर इम्पोज नहीं कर सकते हैं, थोप नहीं सकते हैं, ठीक है। हमारा फ्यूचर कैरियर बनाने में हेल्प करती है, ठीक है ना। ये एक एक्ट करती है एज एन एजुकेशनल सर्विस, ठीक है। ये सब प्रोसेस एजुकेशन का, ठीक है ना। तो ये कुछ हमने पढ़ा, इंपॉर्टेंस पढ़ी कि इसका भाई क्रिमिनल को पकड़ने में एक बहुत बड़ा रोल रहता है, मिलिट्री फील्ड में, इंडस्ट्रियल फील्ड में, सोशल पॉलिटिकल फील्ड में, स्पोर्ट्स फील्ड में, एजुकेशन फील्ड में, तो अलग अलग फील्ड में, साइकोथेरेपी फील्ड्स में, अलग अलग फील्ड में इसका इम्पोर्टेंस है। क्योंकि क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए क्रिमिनल्स को पकड़ने की, अच्छा हम ये प्लानिंग बनाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी क्या है, एक तरीके से माइंड सेट, ठीक है ना। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि एजुकेशन एंड साइकोलॉजी
होती क्या है, एजुकेशन पर्सन के बिहेवियर में डिज़ायर्ड चेंजेस लाने की मदद करती है। और भाई साइकोलॉजी, हम ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, दोनों को मिला देते हैं तो एजुकेशनल साइकोलॉजी बन जाता है, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि हम किस तरीके से साइकोलॉजी का यूज़ करके एजुकेशन में चेंजेस ला सकते हैं जिससे कि हमारी लर्निंग इफ़ेक्टिव हो सके, ठीक है ना। तो किस तरीके से हम चेंजेस ला सकते हैं, तो वो ये है कि हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन रखेंगे, है ना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एक प्रायोरिटी देंगे इसको भी, ठीक है ना। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव किस तरीके से अटेंड करते हैं उसके लिए भी कहीं ना कहीं साइकोलॉजी रोल प्ले करती है। सिलेबस को देखना, ऑडियो वीडियो एड किस तरीके से यूज़ करें, किस तरीके के मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन टेक्निक्स हों, लर्निंग एंड मोटिवेशनल टेक्निक्स बच्चों को प्रोवाइड की जाए जिससे कि बच्चों में थोड़ा मोटिवेशन आए, थोड़ा डिसिप्लिन रह सके वे, ठीक है ना। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं आपकी, ठीक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में डिफरेंस क्या है भैया, वो साइंस है, ये अप्लाइड साइंस है, ये एक इंडिपेंडेंट फील्ड है, ये एक ब्रांच है साइकोलॉजी की, ठीक है ना। इसको स्कोप बहुत वाइड है, लेकिन एजुकेशनल साइकोलॉजी तो सिर्फ ये एजुकेशनल तक ही लिमिटेड है, ठीक है। इसके प्रिंसिपल्स एंड लॉ सब एजुकेशन तक ही लिमिटेड है, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है एजुकेशनल साइकोलॉजी की कि भाई बच्चों को समझ, टीचर्स के लिए, फॉर टीचर्स, तो टीचर्स की मदद करती है ये बच्चों को समझने में, ठीक है ना, कि बच्चे जो है उसकी क्लास में उन बच्चों का माइंडसेट कैसा कैसा, ठीक है, कौन सा बच्चा वीक है, कौन सा इंटेलिजेंट है, वो सब समझने में मदद करती है, ठीक है ना। किस तरीके से वो इवैल्यूएट कर सकती है बच्चों की नॉलेज को, उसमें सहायता करती है ये, ठीक है ना। तो ये सब था, तो आज के लिए बस इतना ही। कल को हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, ठीक है ना। तो ये साइकोलॉजी के बारे में था आज। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप उससे पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा बता दूंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।